प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आप सभी लोगों का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आज हम लोग आगे की कुछ इम्पोर्टेंट, कैसे हम किसी काम को परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, कैसे हम अपने दिन को बेहतरीन तरीके से सिद्ध करते हैं, हमारा संकल्प कैसे सिद्धि की ओर जाता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो संकल्प से सिद्धि की ओर जो यात्रा है उस पर चर्चा होगी। उससे पहले हम लोग 2 मिनट का ध्यान कर लें। तो सभी लोग बिल्कुल स्थिर आसन में बैठ जाइए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। ध्यानात्मक आसन के लिए आप लोग मुद्रा लगा लीजिए। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आपका गर्दन बिल्कुल रिलैक्स रहे। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। ऑब्जर्व योर होल बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ द टो। जैसे आप स्कैन करते हैं पूरी तरह से स्कैन करें। जब पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाए तब श्वास प्रश्वास पे आएंगे। श्वास के आयाम बनेंगे। श्वास की गति, श्वास का तापमान, स्पर्श। श्वास की वजह से शरीर का फैलाव और सिकुड़न। और चौथा आयाम है श्वासों का अंतराल। अब आप श्वासों की आवाज को, जब आप श्वास लेते हैं तो सो जैसी आवाज होती है, सांस छोड़ते हैं तो हम जैसी आवाज होती है। आवाज के प्रति सजग बनेंगे। इस बीच आपके अंदर होने वाले विचारों के प्रति सजग बनेंगे और आने और इसे
लेट इट गो करेंगे, उसको धीरे से जाने देंगे। अगर कोई थॉट आता है तो उसे रोकना नहीं है, उसे देखना है और उसको जाने देना है। आपको विचारों के भी अंतराल में उतरना है। दो विचारों के बीच अंतराल है, उसमें आपको श्वास ज्यादा स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। जिनको श्वास की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है वो उज्जयी ब्रीदिंग कर सकते हैं। उज्जयी ब्रीदिंग करें। अब इस अभ्यास को छोड़कर भ्रूमध्य पर आ जाइए। वहां एक दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। इस दिव्य ज्योति के ख्याल के साथ हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। 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 ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, संकल्प से सिद्धि। कई बार संकल्प लेना तो आसान है। मैंने कल आप लोग को बहुत भावुक होकर के 10 सूत्रों को बताया था। बहुत लोगों ने संकल्प लिया होगा। संकल्प लेना पर तो आसान है, लेकिन उस पर अडिग खड़ा रहना ये कला है। ये सब लोग नहीं कर पाते। उसके लिए जो श्रद्धा चाहिए, जो निष्ठा चाहिए, जो संपूर्णता चाहिए, वही किसी संकल्प को सिद्ध करता है। यही पीक परफॉर्मेंस है। आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में जो प्रश्न उठता है आप निश्चित रूप से पूछें। मनुष्य संकल्प तो लेता है, पर संकल्प नहीं, उसके पीछे की श्रद्धा और सिस्टम जरूरी है। बिना इन तीनों के संकल्प केवल एक विश, आपने जैसे विश मांगा काश ऐसा हो जाता, बस विश बन के रह जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हम संकल्प लेते हैं लेकिन उसमें क्लैरिटी की कमी होती है।
आपने ले लिया कि ठीक है 4 बजे उठेंगे। अरे उठ करके आपने कोई मिनट टू मिनट आपने बनाया है रूटीन? आप 4 बजे उठ करके ऐसे डल माइंड बैठ जाएंगे, फॉग रहेगा, मेंटल फॉग में आप पता नहीं आपको क्या करना है। बिस्तर पर बैठे बैठे ही आधा घंटे बिता देंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल देखना शुरू कर देंगे। तो क्लैरिटी नहीं रहता है कि आप कोई संकल्प करते हो तो क्या, कैसे, क्यों, उसको क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए ये तय नहीं है। अगर आप कोई इसी तरह से वेग गोल बनाएंगे तो एफर्ट भी आपका वेग रहेगा, जो स्पष्ट नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी उसमें। तो इसलिए जब क्लैरिटी होती है तब अचीव होने के चांसेस होते हैं। तो अगर सक्सेसफुल बनना है तो यह गोल नहीं, ड्रीम है। स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल तय, एक एक चीज उसकी, उसके मायने क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर होगा माइंड आपके संकल्प के लिए, समझो कि सिद्धि की चांसेस उतनी ज्यादा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, करते हैं कि सिस्टम तो नहीं बनाते हैं, केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। जब गुरु जी खूब मोटिवेट कर देंगे तो एकदम बिल्कुल लगता है कि हाँ ठीक है। अभी मैं छोड़ दूं सुबह 6 बजे आना, तो कितने लोग सुबह उठना बंद कर देंगे। तो गुरु जी आते तो मोटिवेशन बना रहता है। अरे मोटिवेशन नहीं बच्चों, सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन तो जैसे लहर है, समुद्र में लहरें उठती हैं, आती है, जाती है। जब आएगी लहर तो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो कभी भी मोटिवेशन परमानेंट नहीं हो सकता है। आपको सिस्टम बनाना होता है, और जिसने सिस्टम नहीं बनाया वो कभी मोटिवेशन की लहर में उसके तूफान में बहता है, तैरता नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपने एक आइडेंटिटी बना लिया, अरे मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मेरे मेरे से साधना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब ये कुछ और लोग हैं, कुछ आजकल जो साधना करते हैं, ध्यान में 1 घंटे बैठते हैं, वो कोई पुरातनवादी हड़प्पा की खुदाई से निकले हुए कुछ अवशेष बचे हुए लोग हैं। हम लोग तो जेंजीज है, नए लोग हैं। हम लोग तो हर तरह से जो जितने भ्रष्ट होते हैं काम वही कर सकते हैं। आप जितने तरह की विकृतियां लाद दो हम लाद लेंगे साहब। आप 3-4 बाल्टी दारू पिला दो वो पी लेंगे। लेकिन साहब 1 घंटे साधना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो आप जो मान्यता बना के रखते हो पहले से, ये कि हमसे ये ना हो पाएगा, ये पुरानी सेल्फ इमेज पर जो आप कोई भी इस तरह के अनुशासन के संकल्प करते हो वो रिजेक्ट हो जाता है। जब तक आप अपना आइडेंटिटी नहीं बदलोगे, जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे। बहुतों की सोच मैंने देखी है, एकदम संकुचित, छोटा, छोटी मानसिकता। मानसिकता इतनी छोटी होती है कि वो उससे बाहर ना सोचते हैं ना जाने की कोशिश करते हैं, और जिंदगी भर उसी छोटे मानसिकता में कैद होकर के रह जाते हैं। तो जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, बहुतों को देखा कि हाँ भाई सरकारी नौकरी लग गई या नौकरी किसी तरह लग गई 10-20 हजार की, बस पढ़े उसी तरह। वो सोचते ही नहीं है कि हम अपने आप को एडुकेट करें, लर्न करके कोई बड़ा पोस्ट बनाए, आगे बढ़े, अपनी स्किल्स डेवलप करें, और अपनी सैलरी को, अपने स्टेटस को ऊपर बनाए। नहीं, वो नहीं साहब, हमसे ना हो पाएगा। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी, ये सोच नहीं बदलोगे, जब तक आपके अंदर में ये नहीं आएगा साहब हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मुझे अब बदलना है, मुझे अब बड़ा बनना है, मुझे अपनी सोच को बड़ा बनाना है,
जब आप आइडेंटिटी नहीं बदलेंगे तब तक बिहेवियर नहीं बदलेगा। चौथी गलतियां क्या है कि एनर्जी मिसमैनेजमेंट के आप शिकार हैं। सही टाइम पर सही काम नहीं करते आप, बहुत मिसमैनेजमेंट है। और मैं ये चौथा परेशानी तो मैंने लगभग सब में देखा है। एनर्जी मिसमैनेजमेंट तो लगभग मैंने सब में देखा है। पीक आवर्स में जहां पर आपको साधना में बैठना चाहिए, अध्ययन करने के लिए बैठना चाहिए, कोई स्टडी, कोई बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, कोई इंटेलेक्चुअल लेवल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उस वक्त आप सोशल मीडिया में बैठे हैं। उस वक्त आप जो है वो शॉर्ट्स देख रहे हैं। और जो ऑफ टाइम होता है जिसमें शरीर में तामसिकता बड़ी होती है, उस टाइम में आप डीप वर्क में बैठ जाते हैं करने के लिए। शरीर की अपनी एक भाषा है, एक बायोरिदम है। उसको समझे बगैर आप अपने हिसाब से अपने मन मर्जी काम कर रहे हैं, जब जो मर्जी होगा तब करेंगे। और ये फेल्योर का रेसिपी है। अगर आपको जीवन को फेल्योर बनाना है तो ये शरीर के साथ आप ताल से ताल नहीं मिलाते हैं और एनर्जी का मिसमैनेजमेंट करते हैं, आप निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं, फिर आपके संकल्प फेल होने वाले हैं। आपको ये 10 सूत्र चाहिए कि आप अपने जो आपकी संकल्प है उसको आप कैसे सिद्ध करें, उसको कैसे पूर्ण करें। पहला है दृष्टि। एक क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कि क्या है आपका एम, वेयर योर एम। आपकी धारणा, द पावर ऑफ डीप फोकस, व्हाट यू प्रोटेक्ट। प्रवाह, फ्लो, फ्लो स्टेट, वेयर यू थ्राइव। अनुशासन, सिस्टम ओवर विल पावर, व्हाट सस्टेन्स। समीक्षा, अकाउंटेबिलिटी एंड रिव्यू। ये सारी बातें देखो, दृष्टि है, धारणा है, प्रवाह है, अनुशासन है, समीक्षा है, अस्मिता है, ऊर्जा प्रबंधन है, मानसिकता है, पुनर्जागरण है और श्रद्धा है। हम इन सब पर अभी डिटेल करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या ये चीजें हैं। पहली चीज है दृष्टि, आपका दृष्टिकोण। जहां दृष्टि जाती है शक्ति वहां पहुंच जाती है। वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज रिजल्ट शो। वेयर यू फोकस दैट एक्सपेंड्स। ये सारी चीजें ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम आपको सिखाते रहते हैं, और ये आपकी जीवन का एक अनिवार्य पार्ट है। योगी वही बनता है जिसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पे टिकी है, ना बाधाओं पर, न दूसरों पर। अर्जुन की मछली की आंख जो एग्जाम्पल दिया जाता है, जब द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा तो एक अर्जुन ही था जिसने कहा मछली की आंख। यही पीक परफॉर्मेंस की पहली शर्त है। तो आपको अपने जीवन में क्या करना है वो बहुत क्लियर है। इसके लिए स्मार्ट या शार्प विजन चाहिए। आप शार्प के फुल फॉर्म को समझिए तो इस शार्प विजन को आप समझ पाएंगे। एस फॉर स्पेसिफिक, एच फॉर हार्टफेल्ट, ए फॉर एनिमेटेड, आर फॉर रियलाइज्ड, पी फॉर पर्पस। एस फॉर स्पेसिफिक, जैसे कि आपका एकदम स्पेसिफिक है, मुझे आईएएस बनना है, 2026 में सिविल सर्विसेज का मेंस क्लियर करना है, एकदम क्लियर है आपका। आप इसमें कहीं भी ये नहीं कि चलो बैंक का भी एग्जाम दे देंगे, चलो हम जो है रेलवे का भी एग्जाम दे लेंगे, चलो हम लोग मिलिट्री वाला, आर्मी वाला एग्जाम सीडीएस भी दे देंगे। नहीं, आप जो आपका एकदम क्लियर है। और हम देखते हैं ये बच्चे जब तैयारी करने जा आते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो किसी तरह की भी एग्जाम देते हैं। उनके लिए वो आईएएस के नाम से घर से निकलते हैं और वो बैंक के चपरासी तक का एग्जाम देते हैं, किसी में भी हो जाए। अगर ऐसा अनक्लियर एम है तो वो फिर
आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आप अपने संकल्प को सिद्धि तक नहीं पहुंचाएंगे। आप क्लियर रखिए, स्पेसिफिक रखिए। और जो गोल है आपकी वैल्यूज से कनेक्ट होना चाहिए, आपकी ऑब्लिगेशन से नहीं, है ना। आपकी जो अंदर की कॉलिंग आ रही है, जो अंतरात्मा की आवाज है, उससे संबंधित होना चाहिए। आप किसको वैल्यू देते हैं, जीवन में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप समाज को क्या दे सकते हैं, ऐसा करियर बनाओ। रोज आपको 3 मिनट विजुअलाइज करना चाहिए, उस मोमेंट को फील करें जैसा कि वो हो गया। जैसे मान लो कि आप सोचते हो कि मुझे इस साल मकान बनाना है, तो मकान को विजुअलाइज करो 3 मिनट। 3 मिनट तक उस मकान को रोज एनिमेटेड करो, उसको देखो, इस उसके सारे कंस्ट्रक्शंस का, उसके सारे कमरों को एकदम क्लियर विजुअलाइज करो। प्रेजेंट टेंस में लिखें कि मैं फला 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 एक साधक हूं, और मैं 2026 में बिंदु पार करूंगा। ये फ्यूचर टेंस में नहीं करना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में करना। मैं करने वाला हूं, मैं बिंदु पार करने वाला हूं, मैं बिंदु पार करूंगा नहीं, शायद नहीं, मैं बिंदु पार करने वाला हूं। और दूसरा, लास्ट है पर्पसफुल। हमेशा एक बड़े सर्किल को देखें, छोटे से सरकमफ्रेंस में नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर पर अपने आप को कनेक्ट करें, बड़े वाई से, बड़े क्यों से, जो ज्यादा टिकाऊ गोल हो और ज्यादा मीनिंगफुल गोल हो। अपने विजन को आप अलाइव रखो। आपका जो विजन है ये ब्रॉड होना चाहिए, जो विजुअल है वो आप खुली आंखों से उसको ब्रेन में कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करें, क्यूज देखें डेली। आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो एक पेज का होना चाहिए, क्यों, क्या, कब, कैसे फील होगा, रोज पढ़ें। अपना विजन क्लियर रखें। मॉर्निंग में विजुअलाइजेशन करें 3 मिनट का, अपने गोल को अचीव होता हुआ देखें, फील करें। ठीक है, इससे क्या होगा, न्यूरॉन्स जो है वो फायर करेंगे एक दूसरे के साथ। हु आई एम बिकमिंग, जर्नलिंग करें, लिखें उसको, आज मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या किया, मैं क्या बनने जा रहा हूं, मैं क्या बन रहा हूं, इसका जर्नलिंग करें। दूसरा पॉइंट आता है अस्मिता। मैं वही करता हूं जो मैं हूं। बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज, व्हेन द हु शिफ्ट्स द व्हाट फॉलोज ऑटोमेटिकली। है ना। जब तक आप यह नहीं मानते कि आप वह पर्सन है, तब तक आपका ब्रेन उस गोल को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपकी आइडेंटिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जेम्स क्लियर कहते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी को देखें तो वो 3 स्तर का है। इनसाइड आउट मॉडल, जो पहला लेयर है वो है आउटकम्स, दूसरा लेयर है प्रोसेस, और तीसरा लेयर है आइडेंटिटी। अब इसको हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली हम अपने आप को, जैसा कि हमसे ये हो पाएगा ना हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं, ये जो आप अपनी एक पहचान अपने लिए, खुद के लिए बनाए, वो क्या है एक्चुअली। पहले है आप आउटकम्स, जो रिजल्ट्स हैं, गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, है ना, उसके आधार पे मुझे फिट होना है। आप जो सिस्टम और हैबिट्स और स्ट्रेटजीज बनाते हो, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूं, और जो आपकी आइडेंटिटी है, जो बिलीव है कि मैं एक फिट पर्सन हूं, ये 3 लेवल पे है। इसके 3 स्तर हैं। इसको इनसाइड आउट मॉडल कहते हैं। तो इन तीनों स्तर को आपको एक के बाद एक लेवलिंग करनी है। पहला होता है आइडेंटिटी स्टेटमेंट डिजाइन। आप पहले स्टेटमेंट करना है कि मुझे फिट होना है, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे कम करना है, अपना वजन कम करना है, मुझे फिट होना है। फिर एविडेंस कास्टिंग करते हैं कि हर एक्शन आपका एक पोर्ट है।
आप सोच रहे हो कि आपको फिट होना है, इधर आप पकोड़े दबा रहे हो, तो आप कैसे फिर अपना वजन कम करेंगे? है ना, आपका हर एक एक्शन आप पक्ष में वोट दे रहे हो कि विपक्ष में वोट दे रहे हो, ये प्रोसेस में आता है। लेवल 2 है ये, लेयर 2 है। और थर्ड नंबर जो है आपकी आइडेंटिटी है कि आपने पहले, अरे यार मैं हूं ही बहुत खाऊ आदमी, मुझे खाना इतना पसंद है कि मैं बस रोक नहीं सकता, मेरे सामने समोसा आ जाए ना भाई साहब, फिर मैं सब भूल जाता हूं। अगर आपने ऐसी कोई धारणा बना रखी है, अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, तो आप कैसे फिट होगे? पहली इस धारणा से तो बाहर आओ। मैं लेजी हूं, मेरी मेमोरी कमजोर है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई परमानेंट डिसीज नहीं है कि आपकी मेमोरी कमजोर है, मैं लेजी हूं, ये सब बहाने हैं। जब भी कोई मुझे ये बोलता है ना मेरे पास समय नहीं है, मेरे मेमोरी कमजोर है साहब, मैं लेजी हूं साहब, मैं क्या करूं, मेरे से हो नहीं पाता, ये सब बहाने हैं, ये स्टोरीज हैं, फैक्ट्स नहीं है। आप एक एक को चैलेंज करें, ये सारी चीजें बदली जा सकती है। अब आता है थर्ड नंबर, धारणा। धारणा, एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल हायर एट्रीब्यूट्स इन मैन, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। मन की जो स्कैटर्ड शक्ति का एक फोकस्ड एरो बना दो, वह पत्थर को भी भेद देता है, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज द सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। तो जो धारणा को तोड़ते हैं, जो फोकस किलर्स हैं, वो क्या क्या है? क्या ऐसी चीज है जिससे आपकी धारणा तोड़ती है? एक तो यार ये मोबाइल का आपका नोटिफिकेशन, ये तो मैं अक्सर इस पर अपने हर सेशन में बोलता ही बोलता हूं। आपकी अटेंशन का बहुत भारी दुश्मन है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका मोबाइल बज रहा है, पिंग कर रहा है। आपका हर पिंग समझो 23 मिनट्स जो है वो रिकवरी टाइम लेता है फोकस को वापस बनाने में। फोकस वापस 23 मिनट बाद बनता है, जो आपने उस नोटिफिकेशन की पिद्दी से नोटिफिकेशन की वजह से आपने तोड़ दिया। और मल्टीटास्किंग, ये आजकल ये कंपनीज ने लोगों को सिखाया है मल्टीटास्किंग। आप बहुत सारे काम, आप अपने आइडियल में, आपको जो आज की कैपिटलिज्म है ना, वो एक आइडियल सोच देती है कि आप ना लैपटॉप पे बहुत सारे काम कर रहे हो, और वो काम कहाँ कर रहे हो? यात्रा में। आप ट्रेन पे जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बहुत लोग प्लेन में लैपटॉप निकाल के बैठ जाएंगे और कुछ भी कोई काम कर रहे हैं वहां। फिर थर्ड नंबर क्या कर रहे हैं? उधर से जो है किसी ने खाना दे दिया, खुद खाना निकाल के खाना भी खा रहे हैं। आप खाना भी खा रहे हो, लैपटॉप पर भी आप काम कर रहे हो, आप हवाई जहाज से उड़ भी रहे हो। तभी तभी एक फोन आता है, वो आपके कान में लगा है, फोन हाथ में लेने की जरूरत नहीं, वो कान में लगा है, उसके बाद फोन भी चला रहे हैं। आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लैपटॉप पे भी काम। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग भाई। मल्टीटास्किंग आपका नाश कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो उसको पूरे ध्यान से करो, है ना। ये जो आप इतने सारे काम एक साथ कर रहे हो, और यही नहीं, जब आपने 5-7 काम फैला रखे हैं, ये इधर कर रहे हैं, दौड़ के उधर जा रहे हैं, फिर उधर का काम दौड़ के फिर उधर जा रहे हैं, फिर दौड़ के उधर जा रहे हैं, फिर दौड़ के उधर जा रहे हैं, ये जो टास्क स्विच कर रहे हो, ये 40% आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस कर देती है। एक समय में एक ही काम करो। थर्ड नंबर है, आपकी प्रायोरिटीज ही बहुत अनक्लियर है। आपने जिंदगी की प्रायोरिटीज को ही इतना अनक्लियर बना दिया है। आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हो? आप जिंदगी में होना, किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, किन चीजों को पहले करना चाहिए, किन चीजों को बाद करना चाहिए, इसको कहते हैं प्रायोरिटीज। आपने प्रायोरिटीज बनाया है? आपकी प्रायोरिटीज बहुत अनक्लियर है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी है, कौन नेसेसरी है? आप जो सामने आता है पहले उसी को करने लगते हो।
अचानक से आपको कमरे में एक गंदगी, कोई बालू मिट्टी दिखाई पड़ गई, कचरा दिखाई पड़ गया, सारा काम छोड़ के अब लगे झाड़ू देने। अरे काम की कुछ प्रायोरिटीज है, किस काम को पहले काम लिए उसको कंप्लीट करना है। फिर अगला है डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। आप इतना ज्यादा स्क्रीन पर हो, इतना ज्यादा आप समय जो है वो डिजिटल टाइम में आप वेस्ट कर रहे हो। ये जो स्नैक ब्रेन कहते हैं, कि स्क्रीन का जो स्नैक ब्रेन है वो डीप वर्क को बुरी तरह से डिसवेड करता है, डिस्टर्ब करता है। तो आप कोशिश करें कि आप जब कोई गहरा काम कर रहे हैं तो आप डिजिटल स्टिमुलेशन से, ओवर स्टिमुलेशन से बचे रहें। नो फिक्स्ड डीप वर्क टाइम। आप कोई डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम नहीं रख रहे हैं। आप दिन के 2:30 बजे आफ्टरनून में गहरा काम के लिए बैठ जा रहे हैं। सो कि जब 11-12 बजे उठेंगे तो काम तो आप 2:30-3 बजे से शुरू करेंगे। कई लोग जो है वो रात के 2 बजे, 1 बजे डीप वर्क में लग रहे हैं। तो ये ऐसे समय पे आप डीप वर्क करोगे तो कुछ समय ऐसे होता है ना जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव स्केड्यूल। उस रिएक्टिव स्केड्यूल में कभी भी फोकस नहीं आएगा। आप जो हो उसके 40% बन के रहोगे, 60% आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो फोकस को आर्किटेक्ट कैसे करें, कैसे बिल्ड करें? तो टाइम ब्लॉक डीप वर्क रखो। जब आप डीप वर्क में उतरो तो एकदम फोन ऑफ कर दो, वो टाइम फिक्स करो कि मेरा सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक का डीप वर्क है। और एक समय में एक टास्क लो। किताब लिख रहे हैं तो बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किताब लिख रहे हैं, फिर और कोई दूसरा काम नहीं। फिर दूसरा है प्रोमोडोरो और एक्सटेंडेड, यानी 25 मिनट आप इंटेंस, बहुत गहरा को डीप में काम करो और 5 मिनट का फिर ब्रेक ले लो। ठीक है, आप 25 मिनट बहुत इंटेंस वर्क किए, 5 मिनट का ब्रेक लिए। 90 मिनट का आप फ्लो ब्लॉक्स रख सकते हो कि हम 90 मिनट का फ्लो ब्लॉक्स रखें या 40 मिनट्स का रखें। आप धीरे धीरे अपने आप को जानो कि आप 30, 40, 90 कितने ब्लॉक्स बना सकते हैं। डीप वर्क आप 1.5 घंटे का रखेंगे, 2 घंटे का रखेंगे, 3 घंटे का रखेंगे। MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, इसको बोलते हैं MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये आप सुबह सुबह ही तय कर लो कि आज मेरा MIT ये है, हम इतने बजे कंप्लीट करने वाले हैं, और उसको पहले कंप्लीट करना। फोकस रिचुअल आपका जो, आप कभी कभी कुछ म्यूजिक्स, जैसे हल्का सा जो है सितार या सापासा, लोग उस पे रखते हैं, क्या कहते हैं कि तानपुरे की, या और कोई फ्लूट की, है ना, वो आप जब भी शुरुआत करो अपना, तो वो स्टार्टिंग में वो थोड़ी देर बजाओ। ये आपको कुछ दिन करेंगे ना तो ब्रेन को सिग्नल, उस तानपुरे से सिग्नल आ जाएगी कि ओ मुझे टास्क में बैठना है। तो टास्क में बैठने से पहले ही वो म्यूजिक बजा दो। ये प्रयोग हम लोग लैब में कई बार चूहों पे, कुत्तों पे, पिग्स पे हम लोग करते हैं, और उनके ब्रेन को एक खास कंडीशन में ले जाते हैं। उस कंडीशन में ले जाते ही उनको जो ट्रेनिंग है वो आइडिया आ जाता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली, आपको कोई कह नहीं रहा है, आप डायरी देख नहीं रहे कि मुझे 10 बजे किताब लिखने बैठना है। वो म्यूजिक तानपुरा बजते ही आपका दिमाग धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आप चाय पी रहे हैं, तानपुरा सुन रहे हैं, और आपके दिमाग में तैयार हो रहा है, अच्छा मुझे जो है किताब लिखना है। तो ये फोकस रिचुअल्स है, आप कुछ फोकस रिचुअल्स बना सकते हैं। हम म्यूजिक की बात की, आप हो सकता है कोई खास तरह की अगरबत्ती से स्टिमुलेट हो जाए अपने फोकस के लिए, खास तरह के फ्रेग्रेंस से आप हो जाए, है ना, ये आपको क्रिएट करना है। फिर
जो पांचवा रूल है उसको कहते हैं सिंगल टैब रूल। एक ब्राउजर टैब, एक डॉक्यूमेंट, एक टास्क और नो एक्सपेक्टेशन, इसको सिंगल टैब रूल कहते हैं। तो आज से फोन को डीप वर्क टाइम में नहीं रखना, दूसरे कमरे में रखना। 90 मिनट तक एक ही टास्क करना और बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन 90 मिनट तक एक ही टास्क करना। साधना बैठे हो तो 90 मिनट तक साधना पूरी करो, है ना। तो ये आपके अंदर फिर चौथा पार्ट आता है ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन क्या है? ऊर्जा प्रबंधन है मैनेज योर एनर्जी, नॉट जस्ट योर टाइम। टाइम इज फाइनाइट, 24 hours for all, but energy is renewable. मास्टर एनर्जी, मास्टर परफॉर्मेंस। ये कह रहे हैं कि हमारे सबके पास 24 ही घंटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी 24 ही घंटे हैं, पुतिन जी के पास भी 24 ही घंटे हैं, जिनपिंग के पास भी 24 ही घंटे हैं, एक सामान्य मजदूर के पास, तुम्हारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन सबकी एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। एनर्जी जो है रिन्यूएबल है। आप अपने एनर्जी के मास्टर बनिए तो आप अपने परफॉर्मेंस के मास्टर बन जाएंगे। आप फोकस कीजिए पहले अपने फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। 4 प्रकार की एनर्जीज है आपके भीतर। और फिजिकल एनर्जी को डेवलप करने के लिए आपको 7-8 घंटे अच्छे से सोना चाहिए। एटलीस्ट 6 घंटे तो सोना चाहिए आपको, है ना। और जो सोने का तरीका मैंने बताया था उस तरह से सोएंगे तो 4 घंटे भी काफी है। आपका डेली एक्सरसाइजेज, सात्विक डाइट, हाइड्रेशन, ये चीज आपके बिल्ड करता है आपकी फिजिकल एनर्जी को। आप अगर सुबह सुबह टहलना शुरू कर दे, ठीक है, हल्का कोई प्राणायाम शुरू कर दे, तो देखिए क्या जबरदस्त चेंज। आसन प्राणायाम तो सुबह एकदम अमृत है। और वही आपकी एनर्जी ड्रेन कैसे होती है? जब आप ढंग से नहीं सोते हैं। आप प्रोसेस्ड फूड सुबह उठते ही बर्गर खाने लगते हैं। लोग मैगी खाने का प्रचलन चला लिए हैं। मैगी कितना नुकसान करता है उस पर बहुत सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। सुबह उठते ही मैगी चाहिए। आपकी जो सेडेंटरी लाइफ है और आपका कम पानी पीना, ये सब आपकी फिजिकल एनर्जी को लो करता है। सेकेंड है मेंटल एनर्जी। मैंने भी सिंगल टास्किंग की बात की। आप अगर कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपने माइंडफुल का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ती है। साक्षी भाव रखते हैं तो मेंटल एनर्जी आपकी बढ़ती है। वहीं आप ड्रेन कैसे होते हैं? जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, सोशल मीडिया में लगे होते हैं, जब आप में डिसीजन फैटिक होता है, चारों तरफ शोर में, अंदर और बाहर दोनों तरह के नॉइज में, इनर नॉइज एंड आउटर नॉइज में बने रहते हैं, तो आपकी मेंटल एनर्जी लॉस होती है, आप गिरते हैं। आप जीवन में जो चीज उपलब्ध करते हैं, पाते हैं, उसमें आपकी इस फिजिकल और मेंटल एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये ऊर्जा प्रबंधन नहीं करेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपकी फेल्योर की 100% गारंटी है। इसके अलावे भी दो, फिजिकल और मेंटल शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, दो और हैं, इमोशनल और स्पिरिचुअल। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में होते हैं, जब आप सेवा भाव रखते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, आप बहुत अच्छे म्यूजिक्स को सुनते हैं जो आपको गहरी शांति दे, फ्लूट को, आप मृदंग को, है ना, आप बेल्स को, ऐसे कुछ मेडिटेशनल म्यूजिक सुनते हैं, तो आपकी इमोशनल एनर्जी ग्रो होती है। वहीं आप जो, अगर कैसी ड्रेन होगी? जब आप रिसेंटमेंट होते हैं, फियरफुल होते हैं, टॉक्सिक पीपल के साथ होते हैं, बहुत सारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हैं, डायलेमाज हैं, उलझन, अनसर्टेनिटी, हमेशा कुछ ऐसा सोचना जो अनसर्टेन है, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर होना। आप एकदम जहरीले लोगों के आसपास रहते हो, आपको पता है कि ये जहरीले लोग, और वो दसते भी रहते हैं आपको। केवल जहरीले लोग
आपकी मजाक नहीं बनाते हैं, वो डसते भी है आपको। और उस डस से आप आपकी जहर आपके शरीर में फैलती भी है। आपको रोकना पड़ेगा इन चीजों से स्वयं को। आप ऐसे जहरीले खतरनाक जीवों से कैसे अपना बचाव करें? अपने अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, डायलेमास, अनसर्टेनिटी, फियरफुलनेस पर कैसे वर्क करें? हम ऑलरेडी कुछ क्लासेस लिए और आगे भी हम लेते रहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पर, ईक्यू पर मैं पूरा एक क्लास लेने वाला हूं। मैं बताऊंगा इसको डिटेल से कि इसमें जो एनर्जी ड्रेन होती है वो कैसे आप बिल्टअप कर सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट बात है स्पिरिचुअल एनर्जी। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप जो स्पिरिचुअल धारणा करते हैं, पर्पस को, अपने जीवन को उसके साथ अलाइनमेंट लगाते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप भजन कीर्तन करते हैं, आप नेचर के साथ जुड़ते हैं, बैक टू नेचर होते हैं, आप रितान्वेषी बनते हैं। जब आप रितान्वेषी बनते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्ड करते हैं, रिबिल्ड करते हैं। आप ड्रेन कब होते हैं? जब आप मीनिंगलेस काम करते हैं, प्रमाद में लगे रहते हैं, यूजलेस काम करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप जो वैल्यूज है, आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज है, आप उसका वायलेशन करते हैं। आप जबरदस्ती डिस्कनेक्शन की प्रैक्टिसेस करते हैं और होना होना चाहते हैं। डिस्कनेक्टेड होकर के कोई सन्यास लेकर के परमात्मा को नहीं पाया है। सन्यास लेने से परमात्मा को पाने का कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और दूसरे कारण है, कोई सन्यासी अगर परमात्मा को पाता है तो दूसरे कारण है, कम से कम सन्यास लेना कारण तो नहीं हो सकता है। इसलिए विरक्ति नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि पर्पसफुल अलाइनमेंट। ये सब बातें स्पिरिचुअल एनर्जीज को स्ट्रेंथन करता है। स्पेशली आपका मेडिटेशन, नाद साधक नाद सुनते हैं, प्रकृति से जुड़ जाते हैं, अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक वाइब से जुड़ जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप ऋषियों से, ऋषि परंपरा से जुड़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, जब आपका प्रवाह जो फ्लो है वो, उसमें आप आ जाएं, जब आपका काम, आपकी पूजा हो जाए। वर्कोहलिक होना और फ्लो वर्क, फ्री फ्लो इन द वर्क, ये दो अलग अलग विषय है। वर्कोहलिक होना अच्छी बात है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं फ्री फ्लो इन वर्क, ये क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझो। प्रवाह की अवस्था में समय रुक जाता है। जब आप प्रवाह करते हैं, जब आप फ्री फ्लो होते हैं, उस फ्लो में आपका समय रुक जाता है, अहंकार गायब हो जाता है, केवल कर्म रहता है। यही नाद बिंदु है जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं। इस पर मैक किंसले कहते हैं, मैक किंसे कहते हैं कि 500% प्रोडक्टिविटी बूस्ट होता है ये फ्लो की प्रैक्टिस से। 500%। मिबाली कहते हैं कि ऑप्टिमम एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। इस पर दुनिया भर में चर्चा है। फ्लो पर हर जगह बातें हो रही है। फ्लो की 6 कंडीशंस हैं। आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए, पता हो अभी क्या, क्यों, कितना। चैलेंज स्किल बैलेंस हो, कि ये टू इजी है तो बहुत बोर्डम हो जाएंगे, टू हार्ड है तो एंग्जाइटी आपको हो जाएगी, है ना। ये जस्ट राइट है तो आप फ्लो करेंगे। फ्लो होने के रास्ते हैं। बहुत आसान करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे अपने काम को, बहुत हार्ड कर देंगे तो आप भागने लगेंगे काम से। नहीं, आपको फ्लो करना है तो बराबर होना चाहिए। इमीडिएट फीडबैक, हर एक्शन का इंस्टेंट रिजल्ट, ऑल अटेंशन हियर, नो पार्शियल प्रेजेंस। पूरा अटेंशन के साथ काम करें, आधा अधूरा काम मत करो। डीप कंसंट्रेशन, है ना, गहरे कंसंट्रेशन में। फिर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, काम खुद पर रिवार्ड हो।
एक्सटर्नल कैरेट नहीं, ये नहीं कि बाहरी लालच से। एक्सटर्नल कैरेट कहते हैं कि कई बार हम जानवर के आगे कोई खाना रख देते हैं, कैरेट रख देते हैं खरगोश के गधे के आगे, तो वो अपना काम करता रहता है। तो एक्सटर्नल कैरेट उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में। किसी को लोभ देके, लालच देके कि भाई तेरा हम इस बार का पेमेंट बढ़ा देंगे, तनख्वाह बढ़ा देंगे, कुछ परसेंट तुम्हें बोनस मिल जाएगा, तुम्हें जो है 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करना पड़ेगा। बंदा जो है 10 घंटे लग गया। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल कैरेट। ठीक है, लोभ। और कंपनियां ऐसा कर रही हैं। जो लोग थोड़ा ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसको सैलरी बढ़ा देते हैं। नहीं, आपका काम खुद पर रिवार्ड होना चाहिए, है ना। आप अपने काम से खुद प्रसन्न होने चाहिए, आपको खुद आनंद आना चाहिए आपके काम के कंप्लीशन पे। ठीक है। और छठा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में। आप काम ऐसी जगह पे करें जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। ठीक है। सेकंड पार्ट है फ्लो ट्रिगर रूटीन। आपका फ्लो बना रहे उसके लिए आपको वैसी रूटीन बनानी पड़ेगी जो फ्लो को ट्रिगर करता रहे। जैसे प्री फ्लो रिचुअल, सेम टाइम सेम प्लेस सेम म्यूजिक ब्रेन को सिग्नल देता है। 90 मिनट अनब्रोकन ब्लॉक, आप 90 मिनट का ब्लॉक्स बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप छोटे से 25 मिनट से शुरू करें, 40 मिनट करें, 50 मिनट करें, पर 90 मिनट ले जाए। 90 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम है। 90 मिनट का अनब्रोकन ब्लॉक होना चाहिए। मिनिमम वैल्यूज फोकस ब्लॉक ऑन डीप फ्लो। कमरे के, ये फोन अपने कमरे में ना रखें। जब आप अपना डीप स्टडीज कर रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं, तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। प्रेजेंस में आप कंप्रोमाइज नहीं करें। पीक आवर अलाइनमेंट, अपने क्रोनोटाइप को जानें, आप समझें, आप अपने बायोरिदम को पहचानें, एडजस्ट करें कि सुबह 10 बजे बैठना चाहिए, दोपहर में बैठना चाहिए या शाम में बैठना चाहिए। वैसे तो मैं बेहतर करूंगा कि 10 बजे बेस्ट टाइम है आपके डीप वर्क के लिए। 10 10 o'clock इज द बेस्ट टाइम। बॉडी इन फ्लो, बॉडी को उस हिसाब से आप तैयार कीजिए। थोड़ा योगा कीजिए, आसना कीजिए, वॉकिंग कीजिए, है ना। बॉडी को रेडी कीजिए, माइंड को रेडी कीजिए। कुछ पानी पीजिए, जूस पीजिए। ठीक है। फिर ग्रोथ माइंडसेट प्लस सिस्टम। जब आपका ग्रोथ माइंडसेट रहेगा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, और उसमें आप सिस्टम डेवलप, वो सिस्टम जो आपके विल पावर पे बेस्ड हो। ठीक है। अब जो आपकी मानसिकता है, जो ग्रोथ मानसिकता, और सातवां जो है अनुशासन, सिस्टम ओवर विल पावर, ये दोनों को आप समझिए। छठे और सातवें सूत्र को समझिए। मानसिकता क्या है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, ये मत बोलो। बोलो कि मैं अभी नहीं जानता। लोग कहते हैं गुरुजी हमसे ना हो पाएगा। हम कह रहे भाई, अब आप जो है एचआर मैनेजमेंट में हो, थोड़ा बड़ा सोचो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आओ। मुझे वो टैलेंट नहीं है सर, मुझे पता नहीं है सर। नहीं, ये नहीं बोलना आपको। आप बोलो कि मैं अभी तो नहीं जानता, येट आई डोंट नो, है ना। ऐसा बोलो आप, मैं अभी नहीं जानता। ऐसा नहीं कि आप जान ही नहीं सकते कभी। आप बोल देते हो झट से मुझसे नहीं होगा। ये बोलो मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। और हर फेल्योर पे आप अपनी हार मान लेते हो। कुछ भी, छोटी कोई दूसरे कारणों से कोई चीज हुआ, आप हार के ऐसे बैठ गए जैसे आपने गलती की हो। आपका घड़ी गुम हो गया, आप हार के ऐसे बैठ गए जैसे कि ये कल गलती आपने की हो। अरे किसी वजह से गुम हो गई, उसको अपनी हार मत बनाओ, अपना फेल्योर मत बनाओ, है ना। हाँ, अगर आपकी घड़ी गुमी है तो उसका आप पूरा डाटा तैयार करो, उसका फीडबैक तैयार करो। कोई भी चीज आपकी कंपनी में आपकी वजह से कोई लॉस होता है, तो उसके लिए फीडबैक और डाटा तैयार करना है। वो आपकी हार जीत नहीं है। हर चीज को अपने ईगो पे मत लाओ। ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये तो नेचुरली हमको बाई जन्म से बाई बर्थ है।
ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली गिफ्टेड है। ये आदमी तो, हम मेरे बारे में अगर हम अपनी कोई बात बताना चाहेंगे कि बच्चों मैंने ऐसे, अरे गुरुजी आप तो संत हो, आप तो कर लोगे। अरे भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही शरीर रखता हूं, तुम्हारी तरह ही मुझे भी तकलीफ और अच्छा और बुरा लगता है। तो आप पहले किसी का भी मैं एग्जांपल दूंगा कि हाँ ये साहब जो है बिल गेट्स, अरे वो तो गॉड गिफ्टेड लोग हैं। अरे भाई, जितना बोलो कि वो मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। मेरे और आप में बस इतना अंतर है कि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूं। आप जिन प्रैक्टिसेस को कर रहे हो, जो सत्संग आप सुन रहे हो, मैं ऑलरेडी मैंने वो सुन लिया, मैंने वो कर लिया, बस इतना ही फर्क है। अपने अंदर सिस्टम तैयार करो। केवल आपके विल पावर से काम नहीं चलता है, केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। जो आपका विल पावर है, आत्मविश्वास है, मोटिवेशन है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है। तो आपका जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, जब अनुशासन क्रिएट करते हैं, तो ये आपके विल पावर को सेव कर देता है, पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। जो डिसीजन फैटिक है, वो रियल बात है। हैबिट स्टेक करें, नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच करें, जिसको हम कहते हैं चेपना चिपकाना। आप सुट्टे के साथ जो है कपालभाति को चिपकाओ। आप नई हैबिट को किसी पुराने हैबिट के साथ, आप स्नान करते हैं तो आप माइंडफुल मेडिटेशन करें, स्नान के साथ माइंडफुल मेडिटेशन जोड़ दें। कोई नई हैबिट को अगर आप पुराने एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच कर देते हैं, तो ये सिस्टम कहलाता है, दैट इज द सिस्टम। इन्वायरमेंट को डिजाइन करें, जो फ्रिक्शंस हैं उसको हटाएं। आपको पता है कि ये सारे अवरोध हैं। जैसे मैं मोबाइल की बात करता हूं, आपको पता है कि अवरोध है। सही काम को इजी बनाओ, काम को ऐसा बनाओ कि उस इन्वायरमेंट में आप आराम से फ्लो कर सको। कुछ लाइट या इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो कुछ समय इंतजार कर लेते हैं। गुरु जी दोबारा रीट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। इसलिए परेशानियां हो रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं प्रॉपरली बता सकूं। किसी कारण से इंटरनेट स्पीड स्लो है अगर गुरु जी, तो वीडियो टर्न ऑफ करके एक बार प्रयास करें। अच्छा।
Screen sharing has failed to start. Hmm. ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल। जी 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 गुरु जी। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कैसे सिस्टम को डेवलप करें, और हमने बताया कि आप अगर अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं तो आप एक बैड हैबिट की शुरुआत कर रहे हैं। और आपकी जो अगली इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कैसे अनुशासित हों, सिस्टम बेस्ड जिंदगी बिताएं, उसके लिए आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन होनी चाहिए। मैं कभी मिस नहीं करता, ये आइडेंटिटी है, रूल नहीं है। आपके आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है अपने आप को सिस्टमेटाइज करने के लिए। अपना एक की स्टोन हैबिट आइडेंटिफाई करें, जिसे फिक्स करने के से 3 दूसरे हैबिट्स अपने आप सुधर जाते हैं। एक को फिक्स करेंगे, 3 अपने आप सुधर जाएंगे। एक को आप अपना आधार बनाएंगे तो कई अपने आप ठीक हो जाएंगे। 8वां और 9वां जो आपके अंदर सूत्र मैंने बताया वो है रिकवरी एंड रिन्यूअल, और उसका समीक्षा करना, अकाउंटेबिलिटी एंड रिव्यू। तो 8वां पॉइंट है रिकवरी इज परफॉर्मेंस, पुनर्जागरण, रिनेंसा। तो आपका स्लीप जो एक सुपर परफॉर्मेंस टूल है, आपका एक्टिव रिकवरी जैसे आप योगा करते हैं, वॉक करते हैं, मसाज लेते हैं, जैसे आप मेंटल डिटॉक्स डेज में आप वीक में एक दिन आप नो गोल्स नो प्रोडक्टिविटी प्योर प्ले नेचर आर्ट वगैरह करते हैं, मंडला आर्ट करते हैं, खूब खेलते हैं, थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, है ना, कोई सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करके आते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, रितान्वेषी में आप सब में निकाल के देते हैं। तो ये जो नो गोल्स नो प्रोडक्टिविटी एक वीक में एक दिन है, वो मेंटल डिटॉक्स डे कहलाता है। मौन रखते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उस दिन को ज्यादा आध्यात्मिक बनाते हैं। अल्टरनेशन रिदम, 90 मिनट वर्क एंड 20 मिनट ब्रेक, ये आपको करना चाहिए। यही साइंटिफिक तरीका है जो ब्रेन्स नेचुरल साइकिल है, और आप इसको साथ वर्क करके देखिए। 90 मिनट पूरा मेहनत से काम कीजिए, 20 मिनट का रिलैक्सेशन लीजिए। और फिर दूसरा है समीक्षा। जब आप समीक्षा करते हैं, जो आपकी रिव्यू लूप्स है, उस खास ड्यूरेशन में आप लगातार अपने आप को क्रिटिक वे में देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो प्रोग्रेस की निशानी है। तो डेली 10 मिनट का रिव्यू रात में करिए, और कल के लिए एक टास्क लिखिए। वीकली रिव्यू करते हैं 30 मिनट का। आप मंथली परफॉर्मेंस ऑडिट डेवलप करते हैं। मैंने तो कई बार आपको नंबर्स में बताए हैं कि हम नंबर्स में कैसे हैबिट ट्रैक कर सकते हैं, उसके गोल चार्ट्स बना सकते हैं, उसके बार ग्राफ्स बना सकते हैं। आप अपने एनर्जी पैटर्न पर भी आप
पूरा डेटा तैयार कर सकते हैं। क्वार्टरली जो है रिकैलिब्रेशन कर सकते हैं उसको, जहां जहां गलतियां है उसको रिफाइंड, उसमें सुधार कर सकते हैं। एवरी 90 डेज में आप देखिए कि आप आपका गोल, आप अलाइंड हैं, स्टिल अलाइंड हैं, आप ट्रैक पे हैं। 90 दिन बहुत पर्याप्त होता है कि आप अपने गोल को ट्रैक करें, कि एग्जैक्टली आपका गोल अगर 90 दिन पूरी तरह से बता देता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं है, तो आज रात से ही आप 10 मिनट्स का नाइट रिव्यू करना शुरू कर दीजिए, और संडे के दिन आप वीकली रिव्यू कीजिए। और इसको एकदम से नॉन नेगोशिएबल, ये किसी बात पे नहीं टलेगा, चाहे दुनिया में आग लग जाए, ऐसे वाला भाव आना चाहिए। और 10वां पॉइंट, जो सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो श्रद्धा से करता है उससे ब्रह्मांड भी सहायता करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है, ये भगवत गीता में कहता है। वट एवर यू डू विथ फुल सिंसियरिटी एंड फेथ, द यूनिवर्स कॉन्स्पेयर इट मेक टू मेक इट हैपन। तो खुद पे श्रद्धा, सेल्फ बिलीव, मैं यह कर सकता हूं, मेरे से ये हो जाएगा, ये एक पॉजिटिविटी की थॉट्स नहीं है, एक ट्रेन्ड न्यूरल स्टेट है। हर सक्सेस एविडेंस श्रद्धा से बढ़ता है। आपके प्रोसेस पे आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना पे ही आपको विश्वास नहीं, पता नहीं गुरुजी ये कान बंद करने से सुनाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इतने दिन से तो कर रहे हैं, मुझे तो कोई नया साउंड, वही वाली साउंड सुनाई पड़ रही है। जब आपके प्रोसेस पर आपको श्रद्धा नहीं है, तो ट्रस्ट कीजिए आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ट्रस्ट द सिस्टम। रिजल्ट तुरंत नहीं आते, लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, कई कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर की साधना होती है। आपको कंसिस्टेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। रिजल्ट आने के लिए एक बहुत लंबे समय तक, सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। और न्यूनतम 66 दिन तो आदतों को ट्रेट में आने में लगता है, हैबिट बनने में लगता है। अपने संकल्प को पूजा की तरह नहीं, चलते फिरते संकल्प कर लिया, ऐसा नहीं, उसको रिचुअल्स की तरह लो, पूजा की तरह लो। जो बात मन में बोली है उसे तोड़ना ऐसे समझो कि आत्मा के साथ विश्वासघात है। अपने अपने संकल्पों पर टिको, सेक्रेट कमिटमेंट। और चौथा है परमात्मा पर श्रद्धा। परमात्मा पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, फल ईश्वर देते हैं। कर्म तुम्हारा है, कर्म पर कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु। तो आपको फल पे छोड़ दो, भगवान पे, भगवान जैसा देंगे, जो उचित होगा वो देंगे, है ना। ये डिटैचमेंट परफॉर्मेंस को लेटर बनाता है, फियर ऑफ फेलियर को खत्म करता है। तो अगर आप पीक परफॉर्मेंस पिरामिड को देखें, तो नींव रखना है आपको विजन और आइडेंटिटी से, उसमें आपको एनर्जी का ब्लॉक्स रखना है, कि आपकी एनर्जी जो प्रॉपर अलाइंड हो, बैलेंस्ड हो। फोकस और फ्लो को फिर से पायदान में रखना है। चौथे में माइंड, पांचवा में डिसिप्लिन, छठे में रिव्यू, और में श्रद्धा। ये देखो, ये आप वो पूरा नहीं तो नहीं सोचेंगे, ऑल और नथिंग, ठीक है। तो 2% या 1%, में तो 1% कहूंगा, 1% रूल रखना चाहिए। 10% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। 1% रोज आप करते हैं, बढ़ते हैं, तो एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ये रातों रात हो सकता है। आप
जो है मैंने चर्चा किया कि इन्वॉल्व जब मोटिवेशन हो सिस्टम पर आओ, और मोटिवेशन पे नहीं होता है, सिस्टम पे ही आना पड़ता है आपको। चाइनीज ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है ना, कि जब एक गोल 90 दिन का बनाओ और उस पर पूरी तरह से लग जाओ। अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम, लोगों में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, लोग करते हैं फिर उसको एनालिसिस नहीं करते हैं कि हाँ, डाटा नहीं बनाते, डायरी नहीं करते, लिखते नहीं। नहीं, आप उसको वीकली चेकिंग करो, डाटा बनाओ, लिखो। कंपैरिजन कंपैरिजन करने बैठ जाते, नहीं शर्मा जी किया तो ऐसा है, वैसे कुछ हरिओम। मुझे लगता है अब इंटरनेट के कारण गुरुजी का दोबारा जुड़ना थोड़ा अच्छा, जुड़ चुके हैं गुरुजी। जी ठीक है। नहीं, सही में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, समय भी हो गया है, और मोस्टली मैंने अपनी बातों को आप लोग के सामने रख लिया, जो कहना था ऑलमोस्ट वो बातें हो गई। तो आज तो नहीं, अब हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग संडे है तो संडे के 7 बजे हम लोग मिलेंगे, और आज के पूरे सप्ताह को रिवाइज करते हुए क्या 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 हमने देखा उन सब बातों को देखेंगे, जानेंगे। तो कल के क्लास के लिए आप सब लोग फिर मिलते हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम बढ़िया। गुरु जी, प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम।